हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो अपन कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। इस पे बेस किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के एग्जाम में। तो अभी जो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व कर रहे हैं अरिहंत बुक पब्लिकेशन में से, तो जिसको भी डाउट है वो देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग इज। तो यहाँ पे अपन को जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो देखते हैं जूल किसकी यूनिट होती है। तो जूल यूनिट होती है वर्क की। वर्क को अपन मेजर करते हैं जूल में। अब जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन अपन को मिलता है, 1 जूल होता है वो बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग के बराबर। अब जो जूल होता है वो होता है एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस सिस्टम में अगर वर्क होता है तो उसको अपन मेजर करते हैं जूल में, और सीजीएस सिस्टम में अगर अपन सिस्टम की बात करें कि वो सीजीएस सिस्टम है तो उस टाइम अपन वर्क को मेजर करेंगे अर्ग में। और ये यूनिट है वर्क की, और इनके बीच में करेक्ट रिलेशन अपन को मिलता है 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ बॉडी इज थ्रो अप वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द बॉडी इज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपने पास में कोई एक बॉडी है और उस बॉडी को अपन क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो उस टाइम ग्रेविटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी। तो अपन देखते हैं जो ग्रेविटी की वजह से चीजें क्या होती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है। अगर अपन क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो इस टाइम जो ग्रेविटी लगेगी वो लगेगी नेगेटिव, क्योंकि अपन ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं। ग्रेविटी क्या करती है, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है, वो नीचे लेके आती है, और अपन कर रहे हैं उसके अपोजिट वर्क। तो जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो लगता है माइनस ग्रेविटी, और जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ये ग्रेविटी के साथ ही आ रही है। तो इस टाइम जो ग्रेविटी आएगी वो अपन को मिलेगी पॉजिटिव। नीचे से ऊपर फेंकने पर नेगेटिव और ऊपर से नीचे आने पर अपन को ग्रेविटी मिलती है पॉजिटिव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन होल्ड ऑन अ वेट ऑफ 10 kg एट अ हाइट ऑफ द 5 मीटर अबव द ग्राउंड फॉर 5 मिनट वर्क डन बाय हिम इज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक पर्सन है, उस पर्सन के पास में कितना वेट है उसके पास में 10 kg का एक ब्लॉक है, उसको वो होल्ड करके रखता है, ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर है वो, और उसने वो उसको होल्ड कर रखा है 5 मिनट तक। तो अब अपन को बताना है कि उसका वर्क डन क्या होगा। तो अपन जानते हैं वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट FD cos थीटा। अब यहाँ पे फोर्स कितना है, फोर्स तो अपन निकाल लेंगे यहाँ से mg, लेकिन अपन को यहाँ पे देख रहे हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट उसको दे ही नहीं रखा है। उसने सिर्फ 10 kg का एक ब्लॉक है उसको होल्ड करके रखा हुआ है, ग्राउंड से वो 5 मीटर ऊपर है और 5 मिनट तक उसने सिर्फ होल्ड करके रख रखा है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट अपन को मिलता है यहाँ पे 0, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वर्क भी हो जाएगा 0। उसने कुछ भी वर्क नहीं किया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी इज अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय रेडियल फोर्स ऑन द बॉडी इज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक बॉडी है, बॉडी क्या है, सर्कुलर पाथ पे है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म पे है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो मूव कर रही है, मतलब उसका पाथ तो है सर्कुलर। अब अपन को बताना है कि रेडियल फोर्स के द्वारा उसके द्वारा कितना वर्क डन होगा। तो रेडियल फोर्स कहाँ लगता है, अंदर की तरफ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता, सेंट्रीपिटल जहाँ फोर्स लगता है वही होता है रेडियल फोर्स। तो रेडियल फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, और बॉडी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में यहाँ पे एंगल देखते हैं कितना बनेगा। तो रेडियल फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट का कैसे होता है 90 डिग्री के एंगल पे। तो फोर्स अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे वर्क डन अपन को क्या मिलेगा, 0। वर्क डन का फॉर्मूला होता है FD cos थीटा। फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस साइड में, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो वर्क डन अपन को मिला 0। और तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अबव क्वेश्चन वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स ऑन द बॉडी इज। तो यहाँ पे अपन को पूछ रहे अगर रेडियल फोर्स की जब अपन बात करते तो अपन जानते हैं रेडियल फोर्स लगता है अंदर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट होती है 90 डिग्री के एंगल पे। तो उस टाइम होता है अपन को वर्क डन मिलता है 0। अब पूछ रहे टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा वर्क डन अपन को कितना मिलेगा। तो यहाँ पे अपन सर्किल ड्रॉ करता है,
अब टेंजेंट होती है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी अपन को मिल रहा है सेम डायरेक्शन में, तो टेंजेंट और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 0, तो इस टाइम क्या होगा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे अपन को वर्क डन 0 नहीं मिलेगा। cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए अपन को वर्क डन 0 मिलता है रेडियल फोर्स के केस में, जबकि cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो उस टाइम अपन को जो वर्क डन मिलेगा उसकी वैल्यू अपन को 0 नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, नॉन जीरो। इस टाइम जो अपन को वर्क डन मिलेगा वो होगा नॉन जीरो, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लेकिन अगर यहाँ पे रेडियल फोर्स की बात करेंगे तो रेडियल फोर्स हमेशा लगता है अंदर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही होगी 90 डिग्री के एंगल पे। cos 90 की वैल्यू 0, तो रेडियल फोर्स के टाइम वर्क डन मिलता है 0, जबकि टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा वर्क डन अपन को मिलेगा नॉन जीरो। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अपन को पूछ रहे हैं, अपन को 4 फोर्स दे रखे हैं और अपन को बताना है कि इसमें से कौन सा फोर्स है जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो पहले तो अपन देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ऐसा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं पहले अपन, ऐसा फोर्स जिसका जो वर्क डन होता है वो डिपेंड नहीं करता है पाथ पे, वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। तो ऐसे फोर्स को अपन बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में किया गया वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा कि आप कौन से पाथ से आ रहे हो। तो अगर अपन डिफरेंट पाथ से आएंगे तो भी अपन को वर्क डन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे यहाँ पे ए और बी 2 ऑब्जेक्ट है, पहली बार तो मैं ए से बी पे आ रही हूँ सीधे स्ट्रेट पाथ में, फिर मैं आ रही हूँ ऐसे सर्कुलर पाथ में, फिर मैं ऐसे आ रही हूँ जिगजैग पाथ में। तो तीनों ही केस में जो मेरा वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। अगर बात करूँ मैं कंजर्वेटिव फोर्स की, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है। ए से बी तक मैं आ रही हूँ पहले स्ट्रेट पाथ में और फिर अगर आ रही हूँ मैं सर्कुलर पाथ में, तो इसमें दोनों ही पाथ अलग अलग हो गए, तो दोनों ही पाथ में जो वर्क डन होगा मेरे को अलग अलग वर्क डन मिलेगा। इसमें क्या होगा, तीनों ही केस में अपन को वर्क डन मिलेगा वो सेम मिलेगा। फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ, थर्ड पाथ, तीनों ही पाथ का जो वर्क डन अपन को मिलेगा सेम मिलेगा कंजर्वेटिव फोर्स में। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट पाथ और सेकेंड पाथ, दोनों ही पाथ का जो वर्क डन है वो अपन को डिफरेंट मिलेगा। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, जबकि ये डिपेंड करता है पाथ पे। जैसे ही पाथ चेंज हुआ अपना वर्क डन चेंज हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स में। कंजर्वेटिव फोर्स में अगर अपन बना रहे हैं क्लोज पाथ में किया गया वर्क डन अपन को मिलता है 0 कंजर्वेटिव फोर्स में, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज पाथ का वर्क डन अपन को 0 नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपन बात करते हैं, एक यहाँ पे एक लड़का है, ये अपने घर से जा रहा है स्कूल, ठीक है, और फिर ये स्कूल से वापस आता है घर पे, तो इसने बना दिया क्लोज पाथ। इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम है। तो अगर यहाँ पे अगर कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स का किया गया वर्क डन अपन को मिलेगा यहाँ पे 0। जबकि इसी केस में अगर अपन बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, ये घर से जा रहा है स्कूल और स्कूल से वापस आ रहा है घर पे, तो इसने बना दिया क्लोज पाथ क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। अगर अपन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को कंसिडर करेंगे तो इसका अपन को वर्क डन 0 नहीं मिलेगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज पाथ का वर्क डन अपन को मिलता है 0, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज पाथ का वर्क डन अपन को 0 नहीं मिलता है। तो ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स और ये है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं मोमेंटम में अगर अपन 10% इंक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो पहले अपन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अपन को क्या मिलती है, 12mv²। अब यहाँ पे अपन ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में m से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, तो यहाँ पे अपन को इक्वेशन क्या मिलती है, 12mv² अपॉन 2m।
तो ये अपन को मिलती है एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगी एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m। अब मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। तो अब यहाँ पे मैं एम वी की जगह यहाँ पे पुट कर दूंगी P। तो यहाँ पे अपन को क्या मिला, P स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ से अपन को मिला P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। जो मोमेंटम का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ द मास, और ये होता है इंटू काइनेटिक एनर्जी। मास काइनेटिक एनर्जी का 2 टाइम्स बराबर होता है मोमेंटम के स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे अपन को बता रहे हैं कि अगर मोमेंटम को मैं 10% इंक्रीज कर दूंगी तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। तो अपन पहले निकालते हैं, जब मोमेंटम अपन को मिलता है P1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m KE1। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस में मोमेंटम मिल रहा है P1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो अपन ले रहे हैं KE1। अब यहाँ पे अपन सेकंड केस की बात कर रहे हैं। सेकंड केस में अपन मोमेंटम को 10% इंक्रीज करके लिखेंगे। तो मोमेंटम को सेकंड केस में 10% इंक्रीज करेंगे, P1 प्लस P1 का 10/100, 0 से 0 कैंसिल, तो अपन को मिला P1 प्लस P1 अपॉन 10। तो सेकंड केस में अपन को जो मोमेंटम मिला वो मिला फर्स्ट केस का 11 अपॉन 10 इंटू P1। तो P2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 P1। सेकेंड केस में भी मोमेंटम को अपन लिख देते हैं P2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी सेकेंड केस की। अब P2 की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 11P1 अपॉन 10। तो ये अपन को मिलेगा 11P1 अपॉन 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी सेकेंड केस की। ये हो गई अपनी इक्वेशन सेकेंड और ये हो गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड का भाग दे देंगे, तो P1 अपॉन P2 अब P2 स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू पुट करूंगी, 11P1 अपॉन 10। अब यहाँ पे 2m से 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन को बस मिलेगी KE1 अपॉन KE2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपन को मिला ऊपर 100P1 स्क्वायर इज इक्वल अपॉन 121P1 स्क्वायर। तो यहाँ P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा, तो अपन को मिला यहाँ पे 100 अपॉन 121 इज इक्वल टू KE1 अपॉन KE2। तो सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी की अपन बात करते हैं। तो सेकेंड केस में अपन को काइनेटिक एनर्जी मिलती है फर्स्ट केस की 1.21 काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट केस में यहाँ पे अपन को काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, यहाँ पे सिर्फ 1 थी, जबकि सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी मिली अपन को 1.21। तो ये कितने परसेंट इंक्रीज हुई, 21। तो यहाँ पे 21% क्या हुआ, एनर्जी इंक्रीज हो गई। जब अपन मोमेंटम को 10% इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी 21% इंक्रीज हो रही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सबसे पहले तो अपन ने यहाँ पे रिलेशन देखा, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m KE। फर्स्ट केस की बात की, P1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m KE1। फिर अपन देखते हैं सेकंड केस में मोमेंटम 10% इंक्रीज हो रहा है, तो P1 प्लस P1 का 10% है तो P1 इंटू 10/100। इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को मिला P2 सेकंड केस में मोमेंटम 11P1 अपॉन 10। फिर इसको भी अपन इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे। अब P2 की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे 11P1 अपॉन 10। फिर इसको अपन कर देंगे डिवाइड, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को जब अपन डिवाइड कर देंगे तो मास से मास ये कैंसिल हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम अपन को मिलेंगे। P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में अपन को काइनेटिक एनर्जी मिलती है 1.21 KE1। तो मतलब सेकंड केस में जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है फर्स्ट केस की मिलती है 1.21%, मतलब 21% एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 21% एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।